welcome to Radio Tashan. Learn along with fun. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टैशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य संगम। आप सुन रहे हैं रेडियो टैशन, जो छू ले आपका मन। सभी सुन रहे श्रोताओं को राहुल का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज प्रस्तुत है साहित्य संगम, जिसके अंतर्गत कहानियां सुनाई जाती हैं साहित्यकारों की। आज कहानी माता का हृदय, लेखक प्रेमचंद। यह कहानी मानसरोवर के तीसरे भाग में संकलित है और आप इस संडे को सुनेंगे इस कहानी का दूसरा भाग। तो आइए सुनते हैं कहानी माता का हृदय, लेखक प्रेमचंद। इस कहानी का दूसरा भाग प्रस्तुत कर रही हैं सोनाली चक्रवर्ती। कहानी माता का हृदय, लेखक प्रेमचंद। कहानी का दूसरा भाग। संध्या का समय था। लखनऊ के एक सजे हुए बंगले में मित्रों की महफिल जमी हुई थी। गाना बजाना हो रहा था। एक तरफ आतिशबाजियां रखी हुई थी, दूसरे कमरे में मेजों पर खाना चुना जा रहा था। चारों तरफ पुलिस के कर्मचारी नजर आते थे। वह पुलिस के सुपरिटेंडेंट मिस्टर बागची का बंगला है। कई दिन हुए उन्होंने एक मार्के का मुकदमा जीता था। अफसरों ने खुश होकर उनकी तरक्की कर दी थी और उसी की खुशी में यह उत्सव मनाया जा रहा था। यहाँ आए दिन ऐसे उत्सव होते रहते थे। मुफ्त के गवैये मिल जाते थे, मुफ्त की आतिशबाजी, फल और मेवे और मिठाइयाँ आधे दामों पर बाजार से आ जाती थी और चट दावत हो जाती थी। दूसरों के जहाँ 100 लगते, वहाँ इनका 10 से काम चल जाता था। दौड़ धूप करने को सिपाहियों की फौज थी ही। और यह मार्के का मुकदमा क्या था? वह जिसमें निरपराध युवकों को बनावटी शहादत से जेल में ठूस दिया गया था। गाना समाप्त होने पर लोग भोजन करने बैठे। बेगार के मजदूर और पल्लेदार जो बाजार से दावत और सजावट के सामान लाए थे, रोते या दिल में गालियां देते चले गए थे। पर एक बुढ़िया अभी तक द्वार पर बैठी हुई थी। अन्य मजदूरों की तरह वह भुनभुना कर काम न करती थी। हुक्म पाते ही खुश दिल मजदूर की तरह दौड़ दौड़ कर हुक्म बजाय लाती थी। यह माधवी थी, जो इस समय मजूरनी का वेश धारण करके अपना घातक संकल्प पूरा करने आई थी। मेहमान चले गए, महफिल उठ गई, दावत का सामान समेट दिया गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन माधवी अभी तक यहीं बैठी थी। सहसा मिस्टर बागची ने पूछा, बुद्धि, तू यहाँ क्यों बैठी है? तुझे कुछ खाने को मिल गया? माधवी, हाँ हुजूर, मिल गया। बागची, तू जाती क्यों नहीं? माधवी, कहाँ जाऊं सरकार, मेरा कोई घर द्वार थोड़े ही है। हुक्म हो तो यहीं पड़ी रहूं, पाव भर आटे की परवस्ती हो जाए हुजूर। बागची, नौकरी करेगी? माधवी, क्यों न करूंगी सरकार, यही तो चाहती हूँ। बागची, लड़का खिला सकती है? माधवी, हाँ हुजूर, यह मेरे मन का काम है। बागची, अच्छी बात है, तू आज ही से रह। जा, घर में देख, जो काम बताए वह कर। 1 महीना गुजर गया। माधवी इतना तनमन से काम करती है कि सारा घर उससे खुश है। बहू जी का मिजाज बहुत ही चिड़चिड़ा है। वह दिन भर खाट पर पड़ी रहती है और बात बात पर नौकरों पर झल्लाया करती है, लेकिन माधवी उनकी घुड़कियों को भी सहर्ष सह लेती है। अब तक मुश्किल से कोई दाई 1 सप्ताह से अधिक ठहरी थी। माधवी ही का कलेजा है कि जली कटी सुनकर भी मुख पर मैल नहीं आने देती। मिस्टर बागची के कई लड़के हो चुके थे, पर यही सबसे छोटा बच्चा बच रहा था।
बच्चे पैदा तो हिष्ट पुष्ट होते, किंतु जन्म लेते ही उन्हें एक न एक रोग लग जाता था और कोई 2-4 महीने, कोई साल भर जीकर चल देते थे। माँ बाप दोनों इस शिशु पर प्राण देते थे। उसे जरा जुकाम भी हो तो दोनों विकल हो जाते। स्त्री पुरुष दोनों शिक्षित थे, पर बच्चे की रक्षा के लिए टोना टोटका, जुआ, ताबीज, जंतर मंतर एक भी उन्हें इनकार न था। माधवी से यह बालक इतना हिल गया कि एक क्षण के लिए भी उसकी गोद से न उतरता। वह कहीं एक क्षण के लिए चली जाती तो रो रो कर दुनिया सिर पर उठा लेता। वह सुलाती तो सोता, वह दूध पिलाती तो पीता, वह खेलती तो खेलता। उसी को वह अपनी माता समझता। माधवी के सिवा उसके लिए संसार में कोई अपना न था। बाप को तो वह दिन भर में केवल 2 बार देखता था और समझता यह कोई परदेसी आदमी है। माँ आलस्य और कमजोरी के मारे गोद में लेकर टहल न सकती थी। उसे यह अपनी रक्षा का भार संभालने के योग्य न समझता था और नौकर चाकर उसे गोद में लेते तो इतनी बेदर्दी से कि उसके कोमल अंगों में पीड़ा होने लगती थी। कोई उसके ऊपर उछाल देता था, यहाँ तक कि अबोध शिशु का कलेजा मुंह को आ जाता था। उन सबों से वह डरता था। केवल माधवी थी जो उसे उसके स्वभाव को समझती थी। वह जानती थी कि कब क्या करने से बालक प्रसन्न होगा, इसीलिए बालक को भी उससे प्रेम था। माधवी ने समझा था यहाँ कंचन बरसता होगा, लेकिन उसे देखकर कितना विस्मय हुआ कि बड़ी मुश्किल से महीने का खर्च पूरा पड़ता है। नौकरों से एक एक पैसे का हिसाब लिया जाता था और बहुधा आवश्यक वस्तुएं भी टाल दी जाती थी। एक दिन माधवी ने कहा, बच्चे के लिए कोई तेज गाड़ी क्यों नहीं मंगवा देती? गोद में उसकी बाढ़ मारी जाती है। मिसेस बागची ने कुंठित होकर कहा, कहाँ से मंगवा दूं? कम से कम 50-60 रुपए में आएगी। इतने रुपए कहाँ हैं? माधवी, मालकिन आप भी ऐसा कहती हैं? मिसेस बागची, झूठ नहीं कहती। बाबूजी की पहली स्त्री से 5 लड़कियां और है। सब इस समय इलाहाबाद के एक स्कूल में पढ़ रही हैं। बड़ी की उम्र 15-16 वर्ष से कम न होगी। आधा वेतन तो उधर ही चला जाता है। फिर उनकी शादी की भी तो फिक्र है। 5 के विवाह में कम से कम 25,000 लगेंगे। इतने रुपए कहाँ से आएंगे? मैं चिंता के मारे मरी जाती हूँ। मुझे कोई दूसरी बीमारी नहीं है, केवल यही चिंता का रोग है। माधवी, घूस भी तो मिलती है। मिसेस बागची, बुढ़िया, ऐसी कमाई में बरकत नहीं होती। यही क्यों? सच पूछो तो इसी घूस ने हमारी यह दुर्गति कर रखी है। क्या जाने औरों को कैसे हजम होती है। यहाँ तो जब ऐसे रुपए आते हैं तो कोई न कोई नुकसान भी अवश्य हो जाता है। एक आता है तो 2 लेकर जाता है। बार बार मना करती हूँ, हराम की कौड़ी घर में न लाया करो, लेकिन मेरी सुनता कौन? बात यह थी कि माधवी को बालक से स्नेह होता जाता था। उसके अमंगल की कल्पना भी वह न कर सकती थी। वह अब उसी की नींद सोती और उसी की नींद जागती थी। अपने सर्वनाश की बात याद करके एक क्षण के लिए उसे बागची पर क्रोध हो जाता था और घाव फिर हरा हो जाता था, पर मन पर कुत्सित भावों का आधिपत्य न था। घाव भर रहा था, केवल ठेस लगने से दर्द हो जाता था। उसमें स्वयं टीस या जलन न थी। इस परिवार पर अब उसे दया आती थी। सोचती, बेचारे यह छीन झपट न करे तो कैसे गुजारा हो। लड़कियों का विवाह कहाँ से करेंगे? स्त्री को जब देखो बीमार ही रहती है। उन पर बाबूजी को 1 बोतल शराब भी रोज चाहिए। यह लोग तो स्वयं अभागे हैं, जिसके घर में 5-5 कुंवारी कन्याएं हो। बालक
होकर मर जाते हो, घरनी सदा बीमार रहती हो, स्वामी शराबी का लती हो, उस पर तो यों ही ईश्वर का कोप है। इनसे तो मैं अभागिनी ही अच्छी। दुर्बल बालकों के लिए बरसात बुरी बला है। कभी खांसी है, कभी ज्वर, कभी दस्त। जब हवा में ही शीत भरी हो तो कोई कहां तक बचाए। माधवी एक दिन अपने घर चली गई थी। बच्चा रोने लगा तो माँ ने एक नौकर को दिया, इसे बाहर से बहला ला। नौकर ने बाहर ले जाकर हरी हरी घास पर बैठा दिया। पानी बरस कर निकल गया था। भूमि गीली हो रही थी, कहीं कहीं पानी भी जमा हो गया था। बालक को पानी में छपके लगाने से ज्यादा प्यारा और कौन खेल हो सकता है। खूब प्रेम से उमग उमग पानी से लौटने लगा। नौकर बैठा और आदमियों के साथ गपशप करता रहा। इधर घंटों गुजर गए। बच्चे ने खूब सर्दी खाई। घर आया, उसकी नाक बह रही थी। रात को माधवी ने आकर देखा तो बच्चा खांस रहा था। आधी रात के करीब उसके गले से खुरखुर की आवाज निकलने लगी। माधवी का कलेजा तन्न से हो गया। स्वामिनी को जगाकर बोली, देखो तो बच्चे को क्या हो गया है, क्या सर्दी तो नहीं लग गई? हाँ, सर्दी ही तो मालूम होती है। स्वामिनी हक्का बक्का कर उठ बैठी और बालक की खुरखुराहट सुनी तो पांव तले से जमीन निकल गई। यह भयंकर आवाज उसने कई बार सुनी थी और उसे खूब पहचानती थी। व्यग्र होकर बोली, जरा आग जलाओ, थोड़ा सा चोकर लाकर एक पोटली बनाओ, सेकने से लाभ होता है। इन नौकरों से तंग आ गई हूँ मैं। आज कहार जरा देर के लिए बाहर ले गया था, उसी ने सर्दी में छोड़ दिया होगा। सारी रात दोनों बालक की फेंकती रही। इसी तरह सवेरा हुआ। मिस्टर बागची को खबर मिली तो सीधे डॉक्टर के यहाँ दौड़े। खैरियत इतनी थी कि जल्द एहतियात की गई। 3 दिन में बच्चा अच्छा हो गया, लेकिन इतना दुर्बल हो गया था कि उसे देखकर डर लगता था। सच पूछो तो माधवी की तपस्या ने बालक को बचाया। माता सोती, पिता सो जाता, किंतु माधवी की आंखों में नींद न थी। खाना पीना तक भूल गई। देवताओं की मनौतियां करती थी, बच्चे की बलाएं लेती थी, बिल्कुल पागल हो गई थी। यह वही माधवी है जो अपने सर्वनाश का बदला लेने आई थी। अपकार की जगह उपकार कर रही थी। विष पिलाने आई थी, सुधा पिला रही थी। मनुष्य में देवता कितना प्रबल है। कहानी माता का हृदय, लेखक प्रेमचंद। अभी आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा भाग। वाचन स्वर था सोनाली चक्रवर्ती का। श्रोताओं, साहित्य संगम के अंतर्गत आप हर रविवार को सुनते हैं साहित्यकारों की कहानियां। इस समय प्रेमचंद की कहानी आपको सुनाई जा रही है। माता का हृदय इस कहानी का तीसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे अगले संडे को। चलते चलते मैं आपको बता दूं, इस कार्यक्रम को संपादित किया संजीव तिवारी ने। प्रस्तुतकर्ता अमन कुमार, टेक्निकल सहयोग रहा शुभेंद्र का। शोध, आलेख और स्वर आपके दोस्त राहुल और सोनाली चक्रवर्ती का। अब हमें दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए रेडियो दर्शन, जो छू ले आपका मन। नमस्कार।